नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मासा ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां हम सभी एग्जाम को फोकस करते हुए इंडियन ज्योग्राफी अर्थात भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में इसके क्विक रिवीजन के बाद हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र और हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। हमने सिंधु नदी तंत्र और उसके कुछ सामान्य परिचय के बारे में उसका क्विक रिवीजन किया था। आज हमारा जो रिवीजन होगा वो गंगा नदी तंत्र को लेके होगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर इसका जनरल चीजें बताऊं तो गंगा नदी जो तंत्र है वो हिमालय नदी तंत्र का ही हिस्सा माना जाता है। और जो हमारी गंगा नदी है उसका आप ये मैप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से गंगा नदी आके निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी आके यहाँ बांग्लादेश में आने के बाद इसको हम बोलते हैं दोस्तों पद्मा। और इधर ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है जमुना के रूप में। पद्मा और जमुना आके आगे मिलती है मेघना के रूप में, और ये बंगाल ऑफ की खाड़ी में समा जाती है दोस्तों। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ गंगा नदी और उसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि गंगा नदी गंगा नदी जो है गंगोत्री से निकलती है, और ये पहले निकलती है वहां एक भागीरथी के रूप में निकलती है दोस्तों। ठीक है, भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों का सम्मिलित रूप ही क्या बोला जाता है, इसी को गंगा बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? इसी को ही गंगा बोलते हैं। ये दोनों नदी जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? देवप्रयाग, इसको बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो गंगा नदी इसके ये लेफ्ट हैंड से मिलने वाली और ये राइट हैंड से मिलने वाली नदियां हैं दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, कोसी है, ये सब इसके जो है लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियां हैं। कुछ इसकी नदियां जो है राइट हैंड से यमुना हो गई, सोन हो गई, टॉन्स हो गई, ये सब इसकी राइट हैंड से मिलने वाली नदी है। अब सर ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कैसे पहचानेंगे? तो आप जहाँ से गंगा नदी का ओरिजिन होता है वहाँ जाके बस आप खड़े हो जाइए जहाँ पे वो मिलती है, वहाँ से आप खड़े होकर देखिए तो वो नदी का जो इस तरफ का हिस्सा है वो लेफ्ट हैंड और इस तरफ का राइट हैंड हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अब ये नदी जो होती है दोस्तों ये डेल्टा का निर्माण भी करती है, जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात जो डेल्टा का नाम है वो सुंदरवन डेल्टा बनता है दोस्तों। वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। और ये जैसे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी जहाँ मिलती है वो मेघना के फॉर्म में आगे बढ़ती है, जिसको हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं, और ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। देखो हम इसके कुछ पीपीटी के फॉर्म में इसका कुछ देख लेते हैं। ठीक है, गंगा नदी जो है, गंगा नदी प्रणाली भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी प्रणाली में से एक है। यह भारत एक चौथाई भाग से भी अधिक भाग में विस्तृत है। मतलब कि सोचने वाली बात है कि भारत का जो एक चौथाई भाग है उस नदी तंत्र की बात कर रहे हैं, सिर्फ नदी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, गंगा नदी इसकी सहायक नदियों की घाटियों में भारत की 40% से अधिक आबादी निवास करती है। देखो, अगर गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों की बात हो रही है, मतलब गंगा प्लस उसकी सहायक नदियां, उसकी घाटियों में 40% लोग रहते हैं भारत के। बहुत बड़ी आबादी गंगा नदी तंत्र के आसपास निवास करती है। ठीक है, आगे अगर हम चलें तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पहले हमने देख चुके हैं वैसे तो। इसका उद्गम स्थल गढ़वाल में गंगोत्री नामक गौमुख से होता है और भागीरथी के नाम से जाना जाता है। और भागीरथी के नाम से जहाँ पे ये मिलती है उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा और भागीरथी से मिलती है और ये गंगा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। इतनी चीजें क्लियर है। कर्णप्रयाग के समय पे ये पिंडार नदी से मिलती है और इसे आगे बढ़ने पर मंदाकिनी नदी मिलती है। गंगा नदी जो होती है दोस्तों हरिद्वार के पास से मैदान में प्रवेश करती है। प्रयागराज के समीप यमुना इसमें मिलती है, जिसको मतलब वहाँ पे संगम का भी निर्माण होता है। गाजीपुर में गोमती, छपरा के समीप घाघरा तथा पटना के समीप सोन नदी, ये हमने मैप में देख चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज भी हम देख चुके हैं। वैसे फिर भी एक बार देख लेते हैं कि नैनीताल उत्तराखंड और गंगा की सहायक नदियों में ग्राम गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक ये सारी उसकी सहायक नदियों के रूप में है और ये बाएं किनारे पर मिलती है। जबकि यमुना, सोन है ना, सोन, दामोदर नदियां इससे जो है दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं, है ना। गंगा नदी फरक्का के समीप कई शाखाओं में बढ़ जाती है। हुगली प्रमुख शाखा है इसकी एक। ठीक है, हुगली प्रमुख शाखा है जो पश्चिम बंगाल में बहती है। इसकी एक शाखा जमुना के नाम से बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, अंततः मेघना नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। गंगा नदी डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिस डेल्टा का क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है दोस्तों? सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर के लगभग है। ठीक है, अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हम देख लेंगे।
यमुना इसकी सहायक नदी है जो कि यमुनोत्री के हिमनद से निकलती है, जो कि मैदानी भाग में ज़्यादातर जो है मैदानी भागों में और आगरा तक गंगा के समांतर, मतलब कि आगरा तक गंगा के ही समांतर पैरेलल में चलती रहती है और इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, यमुना, ये सब इसकी यमुना की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की जो कुल लंबाई है वो 1375 किलोमीटर है। इस नदी का कुल जलग्रहण क्षेत्र 3,59,000 वर्ग किलोमीटर के बराबर माना जाता है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी कुछ सहायक नदियों में से यमुना एक सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। उसके बाद चंबल नदी आ गई। चंबल नदी जो है विंध्य श्रेणी के मुंह से इसका उद्गम होता है, इटावा के निकट ये यमुना नदी में मिल जाती है। ये यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और चंबल नदी की कुल लंबाई जो 965 किलोमीटर है। कितनी है? 965 किलोमीटर है। चंबल अपनी उत्कात भूमि के, मतलब कि यहाँ पे गहरे खड्ड का निर्माण करती है और हमने देखा था कि चंबल नदी जो है एक अध्यारोपित नदी भी है। इसकी प्रमुख सहायक नदी काली सिंध, बनास, पार्वती, छिप्रा इसकी ये सहायक नदियां हैं। इसके बाद देखते हैं दोस्तों इसमें सोन नदी का उद्गम स्थल मरकंटे की पहाड़ी से होता है। रामनगर के समीप गंगा में विलीन होने से पूर्व सोन नदी लगभग 780 किलोमीटर की लंबाई पूरी तय करती है। उसके बाद हमारी आती है यहाँ पे रामगंगा नदी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत गढ़वाल के पूर्वी नैनीताल के समीप कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई 990 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। ये हम फास्ट एंड फ्यूरियस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन देख रहे हैं। शारदा नदी गोरी चौक, गौरी गंगा, चौकी, काली के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, ये भी एक सहायक नदी है। घाघरा नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं गंडक नदी, ये भी इसकी सहायक नदी। हमने एक पीपीटी फॉर्म में दिया हुआ है कि ये जो है दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेपाल चीन की सीमा पर मध्य हिमालय का 7,600 मीटर ऊंचा स्थल है और इस नदी का नेपाली पहाड़ी भाग में शालिग्रामी तथा मैदानी भाग में नारायणी कहते हैं। ठीक है, और सोनपुर के सभी गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों ये भी। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों हमारी एक नदी है यहाँ पे कोसी। इस नदी का उद्गम स्थल जो है दोस्तों, उद्गम स्थल नेपाल, तिब्बत और सिक्किम की नदी की चोटियों से होता है। मतलब 3 देश में अलग अलग, जो 3 देश में फैली हुई चोटी है उससे होता है। भागलपुर के समीप यह नदी गंगा नदी में शामिल हो जाती है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहार का इसको शोक कहते हैं। मतलब कि बिहार का शोक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नदियाँ जो होती है दोस्तों, ये हिमालयन नदियाँ जो होती है अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेके आ रही होती है। अवसाद लेने की वजह से क्या होता है कि ये मार्ग में अपने मार्ग पलटती रहती है। मार्ग पलटने की वजह से यहाँ पे जो होता है दोस्तों की बाढ़ आने की ज़्यादा संभावनाएं होती है दोस्तों। ठीक है, तो बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। आगे देखते हैं दामोदर। ठीक है, इस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर के पठार के दक्षिण पूर्व पलामू के जिले तोरी नामक स्थान से होता है। गही, कोनार, जमुनिया, बराकर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह नदी डायमंड हार्बर के समीप या हुगली में मिल जाती है। यहाँ पर रूपनारायण नदी भी हुगली में मिलती है। दामोदर जो है 541 किलोमीटर लंबी है। इसे बंगाल का शोक कहते हैं। कोसी को बिहार का कहते हैं, इसको बंगाल का कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पे, ये हमारा लास्ट रिवीजन है। ठीक है, इसको देखने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों ये भी एक हिमालयन नदी तंत्र का पार्ट है। ये यारलुंग, सांगपो, तिब्बत, चेमा यांगडुंग हिमनद से निकलती है जो कि भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद इसको अनेकों अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसमें इस तरफ से जो इसके राइट हैंड साइड से सुबनसिरी है ना, ये मानस, संकोच, ये सारी नदियाँ इसमें मिलती हैं। और कुछ नदी दिबांग, लोहित, धनसिरी है ना, ये सुबनसिरी और धनसिरी में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये इस तरीके से मिलती है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मैंने एक मैप और बना के रखा है। ये इस तरीके से यहाँ पे आती है और भारत में इस तरीके से यहाँ से प्रवेश करने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। मतलब 3 देशों में ये फैली हुई है। ठीक है, मतलब एक तो ये तिब्बत वाला इलाका हो गया, एक तो तिब्बत वाला इलाका हो गया, तिब्बत के बाद ये भारत हो गया है ना, हमारा भारत, और ये बांग्लादेश। तो ये 3 देशों में फैली हुई है दोस्तों। तो ये एक तरह का क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय अफवाह तंत्र है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय अफवाह तंत्र। क्लियर है ये? ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। मैप के बारे में हम अच्छे से देख चुके हैं एक बार, इसलिए हम इसको ज़्यादा उसको देख लेते हैं। एक बार मैप देख लेते हैं दोस्तों।
मैं अपनी कंटेंट देख लेते हैं। भारत का जो अपोहा तंत्र है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखते हैं। यह नदी कैलाश पर्वत के श्रेणी मानसरोवर झील के निकट स्थित चेमायुंगडुंग हिमानी से निकलती है। इसे सांगपो नाम से भी जाना जाता है, मतलब तिब्बत में इसे सांगपो नाम से जाना जाता है, और हिमालय के समांतर 1100 किलोमीटर प्रवाहित होती है दोस्तों। ये यह नामचा बरवा के पास हिमालय को काटकर महाखंड का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कहां से? नामचा बरवा के पास। नामचा बरवा के पास से क्या महाखंड का निर्माण करती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग नाम से, देखो सांगपो इसको तिब्बत में बोला गया, दिहांग इसको कहाँ बोला गया? अरुणाचल प्रदेश में। इसको भारत के भी अलग अलग स्टेट में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, क्योंकि देखो यही कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को असम में किस नाम से जाना जाता है ना? ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र में नाम से जाना जाता है, लेकिन पूछ लिया जाए कि तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं, है ना? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। सदिया के पास देवाग और लोहित नदियां बाएं किनारे से आकर मिलती हैं। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो असम में आके मिल गई अब, और असम की घाटी में प्रवेश करती है, मतलब ब्रह्मपुत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां जो है मानस, मटेली, सुबनसिरी, लोहित आदि है। तिस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों हमने इसमें देखा कि सादिया के पास देवाग और लोहित नदियां बाएं किनारे से आकर मिलती है। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। इतना हमने देखा था। तिस्ता नदी बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र से मिलती है, मतलब कि ये तिस्ता भी इसकी सहायक नदियां है। धुबरी है ना, ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई 8085 किलोमीटर ही है। ठीक है, मतलब 8000 नहीं 885 किलोमीटर है। ठीक है, घबराओ नहीं। 2900 किलोमीटर जो इसकी पूरी लंबाई है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसलिए भारत में इसमें सबसे लंबी गंगा है, और भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर ब्रह्मपुत्र सबसे लंबी नदी है। बांग्लादेश में ये गंगा के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी माजुली द्वीप भी स्थित है। इसमें एक नदी द्वीप भी है दोस्तों। क्या होता है कि हिमालय से जितनी नदी निकल के आती है वो अपने साथ भारी मात्रा में अवसाद लेती है, और अवसाद जमा हो जाने की वजह से यहाँ पे कई तरह के आइलैंड आपको देखने को मिलते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, जो कि असम में बना हुआ है। ठीक है, ये एक तरह का नदी द्वीप है दोस्तों। ये दोस्तों हमारा जो नदी तंत्र का जो अपोहा तंत्र, जो हिमालय नदी अपोहा तंत्र है, वो खत्म होता है, इसका रिवीजन खत्म होता है। अब इसमें हम आगे दोस्तों इसमें हम देखेंगे जो हमारे हिमालय नदी तंत्र के जो अंतर है, प्रायद्वीप नदी तंत्र और हिमालय नदी तंत्र में क्या अंतर होता है, उसको हम देखते हैं। इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, इसमें आगे की तरफ हम वही देखने वाले। दोस्तों हम इसमें देख रहे थे कि हमने आज जो हमारा रिवीजन किया, उसमें रिवीजन की श्रृंखला में जो आगे हमने देख रहे हैं कि हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों में जो अंतर है वो मेन अंतर क्या क्या है दोस्तों। अगर हम अंतर की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमने आधार भी दिया है कि किस बेसिस पे हमने इसको अंतर को हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं देखना चाहूँ तो हमारे जो अंतर में सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा उद्गम स्थल। ठीक है, तो इनका जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल में हम देखें तो हिमनद और ढके हिमालय पर्वत से होता है, मतलब हम बोला जाए तो हिमनद से इनका होता है। पठार और मध्य उच्च भूमि से होता है। ठीक है, यानी कि उद्गम स्थल पहला पॉइंट आ गया कि इसमें अंतर क्या है। प्रवाह की प्रवृत्ति कैसी है, 12 होती है, मतलब कि ये 12 महीने इनमें जल भरा होता है। ये मौसमी होती है, मतलब कि वर्षा के मौसम में ही, है ना, जब बरसात होगी, जब इसमें पानी आ जाएगा, तो ऐसी ही होती है कि जो प्रवाह की प्रवृत्ति होती है, हिमालय नदियां 12 मासी होती है। मतलब 12 मासी का मतलब क्या है कि इनमें वर्ष भर जल भरा होता है, और ये मौसमी होती है, मतलब कि मौसम के अनुसार ये ढलती रहती है, कभी पानी आ जाता है, कभी पानी सूखी हो जाती है। अपोहा के प्रकार क्या होते हैं, पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती नहीं होती है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती मैदानी भाग में। यह अध्यारोपित और आयताकार प्रतिरूप होता है।
है ना, वृक्षाकार भी होता है, ये इनका प्रतिरूप होता है। ठीक है दोस्तों, नदी की प्रकृति कैसी है, लंबा मार्ग उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती है। नदियां अभिसर्प अपर्दन व नदी अपर्दन मैदानों में जल मार्ग बदलना, ये नदियां विसर्प बनाती है ऐसे, ठीक है, और विसर्प बनाती हुई आगे बढ़ती, क्योंकि इनके मार्ग में कई तरह के वो आते हैं, सुयोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग बनाती है, मतलब कि ये एकदम सीधी रेखा में बहती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट कौन सा है दोस्तों, नेक्स्ट है इनकी जो जल ग्रहण क्षेत्र है, बहुत बड़ी द्रोणियां होती हैं, मतलब कि इनका जो कैचमेंट एरिया होता है, वो बेसिन क्षेत्र होता है, वो काफी बड़ा होता है, और ये छोटी होती है, मतलब इसकी अपेक्षाकृत ये छोटियां होती है। नदी की आयु क्या होती है, आयु युवा की क्रियाशील घटियों से को गहरा करना, ठीक है, और प्रणति प्रच्छेदिका वाली प्रौन नदियों जो अपने आधार तक पहुंच चुकी होती है, मतलब ये बहुत पुरानी नदियों में से, क्योंकि हम प्रायद्वीप भारत के क्षेत्र को जब पढ़ते हैं तो वो जो क्षेत्र है जो काफी पुराना है, तो यहाँ की नदियां भी बहुत ज्यादा मात्रा में हम कहें तो ये बहुत ही पुरानी नदियों में से एक मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं हम नदियों के किनारे बसे हुए जो प्रमुख शहर हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो हमने देख लेते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले अगर आगरा जो है आपने देखा होगा, अगर ताजमहल आपने गए हैं तो यमुना नदी के किनारे पे ही है। बद्रीनाथ अलकनंदा, प्रयागराज गंगा यमुना के किनारे है, दिल्ली यमुना के किनारे है, फिरोजपुर सतलुज के किनारे है दोस्तों, हरिद्वार गंगा के किनारे है, कानपुर शहर भी गंगा नदी के किनारे है, कुरनूल जो है तुंगभद्रा के किनारे पे है दोस्तों। आगे देखते हैं जो पटना है, पटना शहर जो है पटना गंगा नदी के किनारे है, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर है, वहीं विजयवाड़ा जो है दोस्तों ये कृष्णा नदी के किनारे पर है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। ठीक है, आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच।